तो सबसे पहले हमने बताया कि आपका वॉइस में दो तरीके का वॉइस दिखेगा। एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक ना। अगर हम कहेंगे मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें निष्क्रिय कौन है? कौन काम नहीं कर रहा? किताब। मैं तो काम कर रहा हूँ पढ़ने का। तो आप लोग इसके पहले यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा फिर सेंटेंस समझा देता हूँ। एक्टिव को हिंदी में कहते हैं सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि क्लास में तुम सवाल पूछ रहे हो, मतलब यू आर वेरी एक्टिव इन द क्लासरूम। लेकिन अगर मैं इस पेन को यहाँ पर रख दूं तो ये क्या है? एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है। तो जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेट आपने सीखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टेंस में, तो यही सीखा। तो ये क्या होता है? एक्टिव। और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव होता है। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दे वी रीड द न्यूज़पेपर, तो हम कहे बताओ, आप लोग तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े थे, लेकिन इसमें हम कहे न्यूज़पेपर क्या है? पैसिव है, ये कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन यही बी का जब बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बी एक्टिव हो जाएगा। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर हमने एक्टिव बोला तो उस सेंटेंस में क्या होता है? सक्रिय। जैसे अगर कहेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें एक्टिव और पैसिव बताइए क्या? वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी एक्टिव है और इंग्लिश क्या है? पैसिव है। तो हमने सब्जेक्ट को क्या नाम से पुकारते हैं? एक्टिव। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव। जो पैसिव कौन मतलब होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब वो उसको बताइए जो कोई काम नहीं कर रहा सेंटेंस में। तो यही फॉर्मेट को आपको, ठीक ना, एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना। अगर हम इसी बात को कहें पैसिव वॉइस, अब आपको सीखना इन पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट dominate subject and verb is used according to object। अब इसका फर्क समझाते हैं, दोनों में अंतर क्या हुआ, इसको उतार लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक ना। पहला बात क्या है? एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये सिखा दिए, क्या होता है? सक्रिय। ठीक ना। जैसे और भी सेंटेंस अगर हम बोलते हैं, अगर आप कहेंगे ही इट्स मैंगो, मैंगो क्या है? पैसिव, कोई काम थोड़ी कर रहा है। लेकिन अगर वी बोल रहे हैं तो वो एक्टिव में आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो है ना वो डोमिनेट करता है। डोमिनेट का मतलब समझते हैं? डोमिनेट का मतलब नहीं, डोमिनेट को हिंदी में कहते हैं हावी होना। ठीक ना, हावी होना। अब हावी होना क्या होता है? जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, बॉलर 6 बॉल फेंका और बैट्समैन 6 बॉल को अगर मार दे छक्का, तो देखिएगा कहेगा क्या? बैट्समैन डोमिनेट द बॉलर। अब बॉलर के 6 बॉल को अगर बैट्समैन टच नहीं कर पा रहा तो फिर चीजें उलट जाएगा, लिखेगा क्या? बॉलर डोमिनेट्स द बैट्समैन। हावी होना यानी जिसका घर में चलता है ना, वो कहते हैं, फैमिली में कभी किसी मम्मी का चलता है, पापा का नहीं चलता है, तो कहते हैं ना हमारे घर में मम्मी क्या करती है? डोमिनेट्स करती है। अब पापा बोल दिए, मम्मी भी कहा कि ये बात होगा, हम नहीं कुछ बोल सकते। अब तुम्हारे घर में किसका चलता है? पापा का। तो फादर क्या कर रहा है? डोमिनेट्स कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस में अगर हम एक सेंटेंस ऐसे लिख दे, ही डैश बुक्स, और बताओ यहाँ पे आप रीड भरोगे या रीड्स भरोगे? क्या भरोगे जरा सोचो। इसको भरने के लिए किसको देखते हो? ई भरने के लिए तुम बुक्स को देख रहे हो या ही को देख रहे हो? हाँ, बुक्स को देख रहे हैं। इस सेंटेंस में रीड को भरना है, यहाँ पे भरना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे या इसके अकॉर्डिंग देखेंगे? किसके अकॉर्डिंग भर चुनेंगे? बोलो, सोचो। सब्जेक्ट ये ना है, इसके अकॉर्डिंग ना चलेगा जी। तो जानते ही, तो ही के साथ क्या होगा? V5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो हमने कहा दो वो यहाँ पर नाउन था, एक ही था और एक आपका
बुक्स था, लेकिन प्रायोरिटी किसको दिया, वर्ब को, किसके हिसाब से चला, ही के अनुसार से आपने क्या लगा दिया, रीड्स। तो पता चला कि ऑब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका इंपॉर्टेंट हुआ, सब्जेक्ट का। तो वही सिखाया गया कि एक्टिव वॉइस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो है ना ये ऑब्जेक्ट पर क्या रहता है, हावी रहता है, इसका कोई चलने नहीं देता। और वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार से होता है जी, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में कभी भी वर्ब दीजिएगा ना किसके अनुसार से दीजिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार से। चलिए एक सवाल और लिख के दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे बॉयज, ठीक ना, क्रिकेट, और एक लिखा जाए ऐसे क्रिकेट डैश प्लेड, ठीक ना। अब यहाँ पे दो को हम वर्ड ले रहे हैं, पहला में वर्ड ले रहे हैं आपका प्ले, और दूसरा में आपका ऑप्शन ले रहे हैं प्ले, ऐसे प्लेज, ठीक ना। और यहाँ पर अगर आपको मैं देना चाहूँ तो इज या आर आपको भरना है, और कहें भरिए, क्या भरिएगा, तो जानते हैं ना कभी भी वर्ब का प्रयोग करिएगा ना तो आगे वाला के हिसाब से, पहले तो ये ध्यान रखना वर्ब कुछ भी होता है तो आगे वाले के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर कौन खेल रहा है, बॉय, तो ये एक्टिव है, काम करने वाला क्या होता है, एक्टिव, तो इसके हिसाब से प्लूरल है तो हमने लगा दिया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्ले। लेकिन यहाँ क्रिकेट आ गया, क्या क्रिकेट एक्टिव नहीं, क्रिकेट कभी खेलता है, क्रिकेट को खेला जाता है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या हो गए, एक। अब यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बॉयज भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉयज के हिसाब से नहीं चल रहा है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग चला, क्रिकेट के अकॉर्डिंग। इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चला, तो सेंटेंस जब लिखिएगा ना तो दो तरीके का आपको सब्जेक्ट मिलेगा, या तो एक्टिव मिलेगा या तो पैसिव मिलेगा। एक्टिव मिलेगा तो आपको क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट पर भारी पड़ता है, और वर्ब का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करना होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। पैसिव वॉइस में बोलते हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हावी पड़ जाता है सब्जेक्ट पर, क्योंकि क्रिकेट के हिसाब से सेंटेंस यूज करना शुरू कर दिए। आगे बढ़ते हैं, उतार लिए ये वाला, उतार लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे एक सवाल कोई पूछ ले कि पैसिव वॉइस का प्रयोग करते क्यों हैं, जब सेंटेंस लिखते हैं तो पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं, तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। देखो, when subject is not clear, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, क्लियर नहीं दिया हो, जैसा अभी हमने पैसिव वॉइस का भी यूज करते हैं, जैसा भी हम पढ़ा कर चल जाए और कोई बच्चा फिर उसके बाद आए तो उसको टीचर पढ़ाते हुए देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ देखा, तो उसको सब्जेक्ट पता नहीं है, आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो क्या बोलेगा, इंग्लिश बोर्ड पर लिखा गया। आप अभी क्या बोलिएगा कि कौन लिखे हैं, टीचर लिखे हैं। हम चले जाएंगे तो उसको पता नहीं है तो कोई कहेगा हाँ इंग्लिश लिखा हुआ था बोर्ड पे। तो जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर ना हो, तब आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लो घर जाओ और घर पूरा साफ सुथरा दिखे तो क्या बोलते हैं कि घर साफ है, और तुम अपनी बहन या मम्मी को देखते हो साफ करते हुए, तब फिर क्या बोलते हो, मम्मी ने घर को साफ किया। तो ये वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखा करने वाला, आप पहला वाला सेंटेंस में काम होते आप नहीं देखे। बहुत बार आप देखते हैं कि सेंटेंस हुआ लेकिन करने वाला क्या है पता है ही नहीं, तब हमको पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। दूसरा, ठीक ना, और वी डोंट टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। दो केस है जिसमें आप पैसिव वॉइस लगाइएगा, जब आपको सब्जेक्ट की बात करना नहीं है। जैसे पता हो चोर को कौन पकड़ता है, तो सबको पता है, तो हम क्या कहेंगे, पुलिस चोर को पकड़ता है, सीधे पुलिस को हटाइए, क्या बोलिएगा,
चोर को पकड़ा गया, ठीक ना। आप जानते हैं घर में चोरी हो गया तो चोरी करता कौन है? चोर। तो सब क्लियर है, तो चोर को बोलने का जरूरत है ही नहीं, सीधे हाँ घर में चोरी हुआ। तो आप घर में चोरी हुआ ये क्या सेंटेंस में चल जाएगा? पैसिव वॉइस में, ठीक ना। तो जब आपको पता है कि सब्जेक्ट सबको क्लियर है, अगर कहेंगे ऐसे, देखो और भी सुन लो। आप लोग बचपन में एक कहावत सुने होंगे कि हम लोग को उस तरीके का काम करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और, ठीक ना, तो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एक ने कहा कि गांव सरकार जो है ना, गांव में अस्पताल अभी तक नहीं खोली है, और दूसरे ने कहा कि गांव में अब तक अस्पताल नहीं खोला गया। दोनों का सेंस क्या निकल के आया? सेम आया। फिर से सुन लीजिए। एक ने कहा कि सरकार ने गांव में अभी भी अस्पताल नहीं खोला है, डेवलपमेंट के काम नहीं किया है, और एक ने कहा गांव में अब तक अस्पताल नहीं खोले गए। तो दोनों में क्या हो रहा है? किसको ब्लेम हो रहा है? सरकार को ही हो रहा है। तो नाम लेकर बोलना और बिना नाम लेकर बोलना कौन अच्छा लगता है? बिना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो अपनी राइटिंग में, अपने बुक में या नॉवल में जब भी कोई भी आप पैसेज पढ़िएगा ना, तो नाम नहीं लिखता है, ठीक ना। अच्छे लोग जो होते हैं, वो एक होता है ना एकदम फुल को ओपन करके बोलना, एक होता है ना कि हम बोल भी दिए और उसको पता भी चल गया, उसको बुरा भी नहीं लगा, ठीक ना। जैसे हम कह दें अभी उधर जाके कि क्लास में मतलब लोग क्लास में आजकल सवाल नहीं पूछा जा रहा है, हम किसको ब्लेम किए? हम कहते हैं क्लास में हम जाते हैं ना, तो हम पढ़ाने के दौरान सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो हम किसको ब्लेम किए? स्टूडेंट को। नाम लिए तुम्हारा, फिर भी सबको पता चल गया, एक ये हो गया। और हम कहे हाँ विद्यार्थी क्लास में कोई सवाल ही नहीं पूछता है, तो ये भी वही सेंस दिया, लेकिन यहाँ पर नाम लिया गया। तो जो अच्छे नॉलेजेबल जो राइटर जब पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे बुक को पढ़िएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तो उसमें लिखने वाले बुद्धि जो भी लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो सब्जेक्ट को बहुत इलिमिनेट करके करते हैं, सब्जेक्ट रखते ही नहीं। और जब सब्जेक्ट नहीं रखिएगा तो किस पे बनेगा सेंटेंस? पैसिव। इसीलिए होता है कि अभी मैंने कहा कि आप पैसेज नहीं बनता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, तो कारण यही होगा कि आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है। तो समझ में आ गया? कब कब यूज कीजिएगा? जब काम हुआ हो, ठीक ना, काम हुआ हो और करने वाला पता नहीं हो, तब कर लीजिए, ठीक ना। और जब तुमको सब्जेक्ट का कोई पस जानते हैं कि बोलेंगे सब्जेक्ट का नाम लेंगे, ऐसा भी हम कहेंगे पुलिस जो है ना इस तरीके का गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं कर रही है, तो हम जानते हैं काम तो पुलिस का ही है, तो हम उसका नाम क्यों ले, ठीक ना। सरकार का कोई योजना को आप ब्लेम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का नाम क्यों ले? जानते हैं ये योजना बोलेंगे तो आप जनधन योजना के बारे में कुछ खुलासा कीजिए, तो जानते हैं किसको ब्लेम कीजिएगा? भारत सरकार को करिएगा। तो क्यों भारत सरकार का नाम लेना? और नाम लेके आप चिन्हा जाइएगा। एक वो हम ऐसे बोले, जानते हो तुमको क्लास में सब क्रिटिसाइज कर रहा है, एक ही हो गया, तुमको वह लड़का या वह लड़की तुमको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये लड़ाई ना हो गया, उसका नाम लेंगे तो सब्जेक्ट्स के प्रयोग से हमको क्या करना है? बचना है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन फॉर पैसिव वॉइस, ठीक ना। अब पैसिव वॉइस बनाने का कुछ कंडीशन है, शर्त है, ऐसी नहीं बना दीजिएगा। तो सबसे पहला शर्त क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहला शर्त ये है बनाने में, आप क्या करिएगा? सब्जेक्ट टेक्स टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा शर्त क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। टेंस पढ़े हैं तो टेंस में क्या सीखे कि जब भी कोई सेंटेंस लिए ना, तो पहले किस चीज से स्टार्ट करते थे? सब्जेक्ट से,
फिर वर्ब से और फिर ऑब्जेक्ट से, यही लिखते थे। अब वर्ब में आपका बहुत सारा वर्ब होता था, V1 होता था, V2 होता था, V4 होता था, V5 भी होता था। तो ये 5 तरीके का टेंस में वर्ब दिखा दिखा ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता था? V1 V5। पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता था? V2। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता था? V3 प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? तो हम कह सकते हैं टेंस में पांचों वर्ब दिखी है ना जी। लेकिन जब आप वॉइस बनाइएगा तब क्या करेंगे वो सुन लीजिए। इसमें पहले कहे सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें कभी भी वॉइस आपको बनाने कहे ना, तो पहला काम क्या रखना है? जो सब्जेक्ट है उसको कहाँ भेजना है? पीछे। और ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? आगे। पहला काम यही आपको दिमाग में रखना है। बीच में क्या होगा ये आगे अभी रहस्य, ठीक ना। बीच में हम क्या करने वाले हैं वो अभी रहस्य है। तो दो काम बोले कि शर्त यही है बनाने का। पहला शर्त आपने कहा सब्जेक्ट को भेज देना ऑब्जेक्ट के जगह पर और ऑब्जेक्ट को भेज देना सब्जेक्ट के जगह पर। तो उतारिए इसको। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा और आपको आपको सिखाते हैं। कभी आपसे सब्जेक्ट को पूछा जाए तो आप सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम से और बता सकते हैं जो आसान हो समझने में। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं परफॉर्मर ऑफ वर्ब। ये सब चीज आपको हेल्प करेगा। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? परफॉर्मर ऑफ द वर्ब। मतलब समझ में आया? जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है। जैसे कहते हैं कि अगर कहेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो लर्न का काम कौन परफॉर्म कर रहा है? तो इसको सब्जेक्ट बोलिएगा, ठीक ना। और इसको आप नाम से बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं डूअर। डू माने क्या होता है? करने वाला। तो डू माने करना, डूअर मतलब करने वाला। और इसको आप एक और नाम से बोल सकते हैं क्या? एजेंट। चलिए सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी दिए कि सब्जेक्ट कभी आपसे पूछ ले कि सब्जेक्ट को क्या क्या समझ सकते हैं, तो इसको आसान भाषा में हमने 3-4 वर्ड और लगा दिया कि सब्जेक्ट को आप कहेंगे परफॉर्मर ऑफ द वर्ब। आप और क्या कहेंगे? डूअर। और क्या कहेंगे? एजेंट। अगर हम वर्ब का ऑब्जेक्ट का बात कर दिया जाए, ठीक ना, कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे तो आप कहते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे रख दें। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को आप क्या कहते हैं? जैसे बोतल को क्या बोल पाओगे? ऐसे तो बोतल है, लेकिन इसको एक और नाम से बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को हम बोल सकते हैं। लेकिन सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका क्या होता है? रिसीवर ऑफ वर्ब। वर्ब का काम को जो परफॉर्म करता है वो होता है सब्जेक्ट, और वो वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे कहते हैं अगर मैं ये कहूं द टीचर टीचेस इंग्लिश टू यू, या खाली अभी इंग्लिश ही लिखते हैं, छोड़िए इसको।
तो इस सेंटेंस में हम कहें कि क्या क्या हुआ है वो देख लो। तो यहाँ पर वर्ब है टीचर्स, इसको कौन काम कर रहा है, परफॉर्म कौन कर रहा है, तो इसको आप क्या नाम दीजिएगा, सब्जेक्ट। अब ये टीच का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इंग्लिश पे पड़ रहा है, तो ये बात का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। द सेंटेंस में देखिएगा वर्ब को जो करने वाला होगा उसको क्या बोलिए, सब्जेक्ट। अब वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो एक नाम और सिखा दिया कि ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रिसीवर ऑफ द वर्ब, ये डूअर है तो इसको कहिएगा नॉट डूअर। जो सेंटेंस में काम नहीं कर रहा है उसको आप क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट। एक और नाम से आप इसको बता सकते हैं, कौन, विक्टिम। ऑब्जेक्ट हमेशा विक्टिम होता है, विक्टिम मतलब समझते हैं, जैसे अभी देखे थे प्लेन जा रहा था, क्रैश हो गया, लोग मर गए, कुछ गुनाह नहीं किए थे फिर भी हो गया, तो इसको पीड़ित बोलते हैं। आप कहते हैं कोई ऐसे कह दे, ठीक ना, ऐसे लिख दे सी, ठीक ना, सी स्लैब यू कर दे, तो सी ने क्या किया, थप्पड़ मारा किसको, यू को, तो यू एक प्रकार का क्या है, विक्टिम है। विक्टिम मतलब इसका असर किस पे पड़ा, पीड़ित है ये, ठीक ना। अगर आप कहते हैं ही इट्स अ मैंगो, मैंगो तो कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी उसको खा लिया गया, तो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट को हम विक्टिम के नाम से भी बुलाते हैं, नॉट डूअर के नाम से भी बुलाते हैं, और आपका रिसीवर ऑफ वर्ब के नाम से बताते हैं। तो इतना नाम बताइएगा, कोई भी अगर एक भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि विक्टिम कहने का मतलब किसी को आप गाली दे रहे हैं, तो जो गाली खा रहा है वो विक्टिम है, और जो गाली दे रहा है वो क्या है, आपका परफॉर्मर ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट है। तो ये कुछ और भी नाम था जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वर्ब should be transitive form, verb should be transitive form। ट्रांजिटिव समझते हैं जी, दो तरीके का वर्ब होता है, एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है आपका इन ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। अब दोनों में फर्क यही होगा कि देखो, ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहना जो अपने बाद क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। जैसे अगर कोई सेंटेंस में ये बोलते हैं ही वीप्स, आप पता इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत है, ऑब्जेक्ट का जरूरत है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव। अब प्रॉब्लम क्या होता है वो सुनिए, बहुत बार क्या कह दिए कि सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो आपको पेपर में अगर ऐसे लिख दे, देखो एक सवाल लिख देते हैं, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना, और आपसे कहा जाए कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, कोई आपको कहे पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप क्या करिएगा ना, पटना को आप आगे ले जाइएगा, ही को ऐसे कर दीजिएगा, बनाना शुरू कर देते हैं, तो इसको बनाना नहीं, इसका पैसिव वॉइस बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बना, क्योंकि ई जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं। अब ट्रांजिटिव का और थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, समझो। समझना ये है कि जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो क्या होता है, जब आप क्रिया से पूछिएगा कौन कौन, तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट, और जब आप क्रिया से पूछिएगा क्या या किसे, ठीक ना, तो ई पता चलेगा ऑब्जेक्ट। इसको अंग्रेजी में कहिएगा तो इसको आपको लिखा रहेगा व्हाट, और इसको लिखा रहेगा whom, और इसको हम हिंदी में लिखिएगा तो क्या कहेंगे,
हु, और एक चीज और समझ जाइए, तो ये दोनों कहाँ से निकला है, किसको पता लगाने के लिए करते हैं, तो पर्सन के लिए, ठीक ना। तो बाक में आपको एक्टिव ऐसे लिखा जाता, लेकिन जब आप इसको पैसिव बनाइएगा ना, तो पैसिव बनाइएगा तो यही क्या चीज क्या करेंगे, उलट जाएगा इधर, ठीक ना। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये चल जाएगा इधर और इधर ये चल जाएगा आगे, मतलब कौन का आंसर कहाँ चल जाएगा, पीछे, या तो क्या और किसे का आंसर कहाँ चल जाएगा, आगे। एक चीज समझाने के लिए आपको और मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि देखो हु, अगर मैं कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो कौन पढ़ाता है, आई। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। किसे पढ़ाता है, उसने उसने मुझे अपना घर दिखाया। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, किसने दिखाया, किसे दिखाया, क्या दिखाया। अब इसी को हम पलट देना है ऐसे, इसको तीन तरीका से बोल सकते हैं। मुझे एक तो बोल पता है उसने मुझे अपना घर दिखाया, अब क्या कर सकते हैं, उसने इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर मैंने कहा ही showed his हाउस टू मी, अब इस सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, कभी हाउस आगे चल जाएगा, कभी मी आगे चल जाएगा, और दोनों में आई कहाँ चल जाएगा, पीछे। तो हिज हाउस वॉज सोड टू मी बाई, सॉरी दोनों में मी नहीं लिखो, आई लिख दिए ना, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, यहाँ पर चेंज कर देंगे, ही लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर। तो देखो इसको कैसे कैसे, एक सवाल है लेकिन इसको लिखा कितने तरीके से जा सकता है, हिज हाउस वॉज सोड टू मी बाई हिम, एक तरीका तो ये हो गया बाई हिम, और दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या हो गया, आई वॉज सोड, ठीक ना, आई वॉज सोड हिज हाउस बाई हिम। इसके अलावा आपको कोई चौथा कोई रूल नहीं बनता है। तो एक सेंटेंस को देखो कितना तरीके से एग्जामिनर लिख सकता है। इसमें देखो अभी बताएंगे कैसे पकड़ लोगे आसानी से कि एक्टिव है या पैसिव, धीरे धीरे चीजें खुलते जाएंगे। तो उसने मुझे अपना घर दिखाया, इसमें क्या क्या, उसके द्वारा क्या किया गया, मुझे घर दिखाया गया, और इसमें क्या गया, क्या कहा है कि उसके द्वारा मुझे दिखाया गया क्या, अपना घर। तो एक सेंटेंस को हम लगभग तीन तरीके से बना रहे हैं। तो यही तीन तरीका आप में से एक एग्जाम में लिख देता है, तो आपको लैंग्वेज में सब सीखना होगा कि बाज लगा हुआ है तो ये पैसिव, नहीं बिना हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाए तो ये सब एक्टिव। तो पहले आप इसका रोल कम से कम इसको उतार लीजिए कि कोई भी सेंटेंस का पैसिव तभी बन सकता है, कब बनेगा, जब आपका कौन क्या किसे का रिप्लाई आ जाए। अब देखो सवाल लिखा रहेगा, इसको उतार लो, ये काम करेंगे, इसका यूज करेंगे। कौन क्या किसे, व्हाट हुम का इस सब का रिप्लाई रहेगा, तब आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर इसका आंसर नहीं दे रहा है, आप सीधे कहिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक ना। ये नहीं कि आपको कोई भी सेंटेंस लिख दिया आप लगे हैं उसको पैसिव वॉइस में। तो जैसे देखो एक सेंटेंस फिर लिखते हैं, और यहाँ मैंने लिखा ही डाइड एस्टरडे, तो आप लोग करना शुरू क्या करेंगे, एस्टरडे को आगे कर दीजिएगा, नहीं, हम सवाल पूछेंगे इससे, क्रिया से, कौन मरा जी, तो ही हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है जी, क्या और किसे, तो क्या मरा पता चला, किसे मरा ये भी नहीं पता चला, ये तो आंसर क्या दे रहा है, कब मरा। तो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम का कहिए, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर यही चीज का ऐसे लिखा रहता कि ही बाउट अ बुक, आप कोई कह दे इसका पैसिव बनेगा, तब पूछे कौन खरीदा, ही, क्या खरीदा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, समझे, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला देखिएगा, आई
गो टू दिल्ली। हम क्या इसका पैसिव वॉइस बनाओ? तो मैंने कहा कि कोई भी पैसिव वॉइस आपको दे तो पूछिए कौन गया, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? क्या और किसे। तो पूछिए क्या गया, पता चला। किसे गया, ये तो आंसर क्या कर रहा है, तो नहीं ना है ऑब्जेक्ट। तो आपको कभी कभी आपसे टेस्ट लेने के लिए दोस्त यार पूछ देगा वो सेंटेंस दे के कि बस इसका पैसिव वॉइस बना दो। तुम्हारा आदत अभी क्या अभी जो लिखा है कि सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ई वाला काम में तो आप लग गए आगे पीछे करने का। अभी ऐसे क्रॉस वाला करना शुरू कर देगा, एस्टरडे को आगे कर देगा, पटना को आगे कर देगा। तो दिमाग लगाना क्या सिखाए फिर आगे बढ़कर आप लोग को, फिर सिखाए क्या कि वर्ब क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहने का मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब तुमको वर्ब के बाद दूसरा चीज दे देगा तो कैसे ऑब्जेक्ट पता चलेगा वो देख लो। कि ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम क्रिया से पूछेंगे सवाल कि क्या का रिप्लाई है और किसे का रिप्लाई है। तो अगर हमने कहा इसको, अगर ये चीज को अगर हमने देखो ये दिल्ली लिखे तब तो ठीक गलत और कर दिया, लेकिन अगर कहेंगे ऐसे आयशा दिल्ली लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पिछले साल मैंने दिल्ली, अब बताओ दिल्ली क्या काम कर रहा है अब जी, अब दिल्ली क्या काम कर रहा है, क्या देखा, अब तो ऑब्जेक्ट बन गया ना जी। ये देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिल्ली अलग लिखाया है, यहाँ पर दिल्ली। तो चीजें आपको याद रखना है कि अगर हमारा आंसर रिप्लाई देगा तभी हम इसको यूज करेंगे। तो ये वाला जरूर काम कीजिएगा। एक चीज आपको हम और आपको बता देते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा वो देख लो। इस सवाल को अगर हम देखें तो whom किसका रिप्लाई देता है और who किसका रिप्लाई देता है और what किसका रिप्लाई दे रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ गौर आया? और ये क्या हो गया आपका, लिविंग थिंग्स। कुछ समझ में देख लीजिए कि लिविंग थिंग्स रहता है ना, आप इससे क्या नोट में कर सकते हैं कि अगर आपका नोट में ये बोल सकते हो, यही सब आपको सवाल सोल्व कराएंगे ना तो बड़ा हेल्प मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि अगर आपने लिविंग थिंग्स को, ठीक ना, लिविंग थिंग्स को कहें तो ये बात का क्या होगा, आपका सब्जेक्ट भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी हो रहा है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स केवल क्या हो रहा है अब आपका, ऑब्जेक्ट। तो जानते हैं इसको चेक करना पड़ेगा। चेक क्यों करना पड़ेगा कि ये तो आगे भी बैठ रहा है और ये क्या बैठ रहा है, पीछे भी बैठ रहा है। तो ये आपको क्या कह सकते हैं कि जब ये सब्जेक्ट भी हो रहा है तो ऑब्जेक्ट भी हो रहा है तो इसको चेक करेंगे। लेकिन अगर आपका कभी क्या वाला रिप्लाई वाक्य के शुरू में बैठा दिया जाए तो ये हमेशा कौन सा वॉइस होगा, पैसिव। नहीं समझे? जैसे कहेंगे राम गाली दिया, राम को गाली दिया गया, दोनों सही हो जाएगा। अगर कहेंगे कि ऐसे कि अगर उसको डांटा गया, ठीक ना, उसको डांटा गया और उसने डांटा, यहाँ ही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और ही ऑब्जेक्ट का काम, उसने डांटा तो ही एक्टिव है और उसको डांटा गया तो ये क्या है, पैसिव है। तो हमने दोनों में सब्जेक्ट क्या लिया, पर्सन। तो पर्सन लिया तो पर्सन क्या बता रहा है कि हम आगे भी बैठ सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर घर को लिखे कि अगर हम एक सवाल लिखते ऐसे, द हाउस डेकोरेट्स, और कहीं सेंटेंस सही है कि गलत है तो तुम लोग चेक करोगे, हम इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं क्या सजाया गया होगा, घर ने सजाया कि घर को सजाया गया। ये कभी आगे एक्ट है, आप जानते हैं ये V5 है, तब V5 कहाँ बैठता है, एक्टिव में ना जी। तो अगर एक्टिव में करे बैठाओगे तो घर ही काम करना शुरू कर देगा। तो हमारा कहने का ये मतलब है कभी भी वाक्य का नॉन लिविंग थिंग्स आगे लिखा रहे तो हमेशा पैसिव वॉइस में सोचिएगा।
तो आप इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, वॉज इधर डेकोरेटेड, तब सब सही बनेंगे। आपको थोड़ा सा और भी समझाते हैं, सुनो। अगर कभी एक्टिव वॉइस का हिंदी आ जाए तो ने का करिएगा, आप पैसिव में करिएगा तो को का हिंदी करिएगा। अब समझिए क्या कहना चाहे। मैंने पत्र लिखा, ये कह दीजिए एक्टिव, पत्र को लिखा गया। पत्र तो अपने से लिखा नहीं गया, अगर लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक ना। अगर मैं वाक्य को लेटर से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या सोचोगे, एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? कुछ चीजें तो एकदम तुरंत में डिसीजन दो ना। अगर लेटर्स को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप एक्टिव सोचिएगा कि पैसिव सोचिएगा? एक्टिव क्या सिखा है, जो काम कर सकता है। क्या लेटर काम कर सकता है? नहीं, तो आप पैसिव वाला स्ट्रक्चर अप्लाई कीजिएगा। आप कहेंगे ऐसे, टैक्सी को अगर हम आगे रखेंगे तो क्या एक्टिव सोचिएगा या पैसिव? पैसिव सोच सकते हैं। तो यही ध्यान रखना है। पेपर में आपके एग्जाम में एक सवाल मुझे याद है, ऐसे पूछा गया था, द टैक्सी हैज हायर्ड, और पूछ लिया गया ये सेंटेंस सही है या गलत। ये जानते हैं कौन सा रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अगर हम कोई काम करते हैं तब इसको लगाते हैं। अभी बताओ, टैक्सी हायर करेगा, ये हायर मतलब क्या होता है, किराए पर लेना। तो ये गलती, हमको जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द टैक्सी हैज बीन हायर। अब इसका जो बनेगा ऐसे बनाइएगा, हायर। अब ये करती उल्टा चलेगा। और इसी चीज को अगर कह देते आई हैव, ठीक ना, हायर अ टैक्सी, तब ये सेंटेंस सही हो गया। इसमें आई हैव लिखने का मतलब आगे वाला काम करता है, तब एक्टिव वॉइस, और आगे वाला पर काम होता है तो पैसिव वॉइस। अभी आपको स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा होगा, तो आगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तो सब फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, ठीक ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब आपको क्या और किसे का रिप्लाई आ जाए तब। और हिंदी में को वर्ड आप बोल दीजिएगा को और ने लगाकर, ठीक ना। क्लास में अंग्रेजी को पढ़ाया गया, एक्टिव या पैसिव। अगर हम इंग्लिश से बात बोलना शुरू करें तो हमेशा हम पैसिव सोचेंगे। इंग्लिश इज स्पोकन, ना कि इंग्लिश स्पीक। आई कहेंगे तो आई स्पीक इंग्लिश बोलेंगे, मैं बोल सकता हूं। लेकिन इंग्लिश क्या बोलेगा, नहीं ना, वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर कोई, इतना आपको मैंने सिखाया कि लिविंग थिंग्स रहेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अगर बात को शुरू में कर दीजिएगा तो ये हमेशा केवल एक ही टेंस में बनने वाला है, कहाँ, पैसिव वॉइस। इतना हम जो पढ़ा रहे हैं इसका मेन मोटिव हमारा क्या है, लैंग्वेज पर, इस पर, इसको सिखाना रहता ना। आप ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, वही आपको लग रहा होगा लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं करा दूंगा, तुरंत आप सिखा दूंगा, बस कल के बाद आप इस बनाना सीख जाइएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस हम करवा रहे हैं ना, ये लैंग्वेज पर, क्योंकि ये सीख गए ना तो आपका इंग्लिश का बहुत बड़ा काम निकल जाएगा। तो कोई बड़ा काम के लिए शुरू में तुमको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ये कहोगे ना बदलने के लिए, ये तो मैं 10 मिनट में आपको सिखा दूंगा कल बदलने के लिए। ये जो काम करवा रहे हैं इसका फायदा आपको मिलेगा 4 दिन 2 दिन के बाद का क्लास की, क्या उसका इम्पोर्टेंट था लैंग्वेज पे पकड़ करने के लिए, कि भाषा को आप कैसे सीखते हैं, ठीक ना। तो फिलहाल आप इसको देखिए, अभी तो पूरा समझ में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आप लोग एक बार पढ़ के आइए। ऑब्जेक्ट को और क्या नाम से बोलेंगे, सब्जेक्ट को क्या नाम से बोलेंगे, बाकी बदलने वाला का तो कोई दो आपको रूल लिखाएंगे तुरंत हो जाएगा, रहने देते हैं।